हेलो माय डियर, आज का टॉपिक है क्लास 11th के केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा, तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन दे रखा है -890.3, -393.5 एंड -285.8 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। पता क्या करना हमने, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CH4। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, कंबसन करेंगे मीथेन, ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन का। आप ध्यान रखेंगे कि जिसके भी कंबसन करने हैं उसके सिर्फ एक मोल ही आप जलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इंथैल्पी दे रखी है किलो जूल पर मोल दे रखी है। ओके, तो CH4 के एक ही मोल जलाएंगे, दैट इज CH4 कार्बन और H2, इनके आगे कुछ भी आप नहीं लगाएंगे। ओके, जब आप बैलेंस करेंगे। अब CH4 को जब जलाएंगे तो O2 की सहायता से जलेगा, तो CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। कोई भी चीज संसार में जब जलती है तो ऑक्सीजन की सहायता से जलती है। CH4 का कार्बन CO2 में और हाइड्रोजन H2 में जल के अपना ऑक्साइड बनाएगा। ओके, तो CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। नाउ हाइड्रोजन 4 है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H2O। ओके, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीथेन में हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मीथेन के सिर्फ एक ही मोल बर्न होंगे। ओके, बाकी सब हमने बैलेंस कर सकते हैं। कॉमा लगा के उसकी एनर्जी लिख दी हमने जो दे रखी थी -890.3 किलो जूल पर मोल। ओके, नाउ आप कार्बन को बर्न करेंगे C प्लस O2 इक्वल टू CO2। ओके, कॉमा लगा के उसकी एनर्जी लिख दी हमने -393.5 किलो जूल पर मोल। यहाँ हमें कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पूरा बैलेंस है। हाइड्रोजन को बंद करेंगे तो H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ओके, ये लिखेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 O थे तो हम 2H2O लिख सकते थे, तो जब 2H2O लिखते हैं तो 4H हो जाते हैं, तो हमें 2H2 करना पड़ता। अब ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि H2 के आगे 2 मोल आ गए। अब जो एनर्जी लिखी जाएगी वो 2 मोल हाइड्रोजन की लिखी जाएगी, जबकि हमें दे कितने मोल की रखी है, 1 मोल की, तो ये 2H2 नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे फिर ऐसी कंडीशन में, हम देखेंगे यहाँ O2 था, यहाँ 1 O है, यहाँ 2 O है, तो यहाँ हाफ O2 कर देंगे। H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O, कोमा लगा के उसकी एनर्जी लिख दी। इनटू मल्टीप्लाई जो 2 दे रखा है वो हम बाद में समझाएंगे आपको। पहले आप ये समझ लें कि इन तीनों को हम कैसे बर्न करना है, कंबसन का करके इक्वेशन कैसे बनानी है। ओके, नाउ हमें दे रखा है, आपको पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो आप मीथेन को बनाएंगे तो बनेगा किधर, राइट साइड में आएगा, तो CH4 राइट साइड में बनेगा। किससे? अपने एलिमेंट से। कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन संसार में C फॉर्म में पाया जाएगा, हाइड्रोजन H2 इक्वल टू CH4। ओके, तो ये लिखा आपने 4H थे तो हम यहाँ क्या करेंगे 2H2 करेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस करना है हमें। ये CH4 एक ही मोल है क्योंकि हमें एक मोल की ही फॉर्मेशन पता करनी है। कॉमा लगा के एनर्जी लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, डेल H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये पूछा गया है। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मेशन वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें बनानी है इन 3 इक्वेशन की सहायता से। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 2H2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1/2 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 2H2O, और एनर्जी में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट्स क्लियर? तो अब ये 2 हटा देता हूं मैं यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन है मीथेन वाली, बिल्कुल यही इन 3 इक्वेशन से मिलके बनानी है। तो आप देखेंगे C और H2 है लेफ्ट साइड में, तो C और H2 लेफ्ट साइड में हमें सेकंड और थर्ड में मिल रहा है, तो इन दोनों को तो आपने ऐड कर देना है। अब देखेंगे ये CH4 चाहिए। CH4 कहाँ है? फर्स्ट इक्वेशन में किस साइड में? लेफ्ट साइड में। हमें ये चाहिए राइट साइड में यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड थर्ड को आपने ऐड करना है और फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देना है, ये ध्यान रखना है। तो आप उस हिसाब से चलेंगे, तो C प्लस 2H2 O2 प्लस O2 इक्वल, अच्छा माइनस ये सबट्रैक्ट करेंगे ना, -CH4 -2O2 इक्वल टू CO2 और 2H2O जोड़ दिया हमने, -CO2 और -2H2O करा, तो आप देखेंगे CO2 से CO2 सबट्रैक्ट होगा, 2H2 से 2H2 सबट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ O2 और O2 2O2 हो जाएगा, ये -2O2 है तो प्लस के 2O2 से -2O2 सबट्रैक्ट हो गए। तो हमारा बचा क्या? हमारा बचा C प्लस 2H2 -CH4, उधर कुछ नहीं था तो -CH4 को उधर ले गए, तो बना C प्लस 2H2 इक्वल टू CH4, बिल्कुल सेम इक्वेशन। और एनर्जी को भी आपने वैसे ही करना है, इन दोनों की एनर्जी को जोड़ देना है, सब ऐड कर देना है, एंड दिस एनर्जी को आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। इट्स क्लियर?
बिल्कुल सेम जैसा हमने कहा था कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जोड़ ऐड करके फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बिल्कुल वही किया हमने, सेकंड और थर्ड इक्वेशन की एनर्जी को ऐड किया, फर्स्ट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O, N2O4 -110, -393, 81, 9.7 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। मतलब इन मॉलिक्यूल्स की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है हमें। निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एच आर फॉर द रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है हमें। किस रिएक्शन के लिए, ये जो N2O4 + 3CO = N2O + 3CO2। तो जब हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स की दे रखी हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और पूछी गई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सिंपल, उसके लिए हम ये, अच्छा अब इसके लिए समझते हैं ये क्या चीज होती है, इसको समझते हैं। ये प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, तो समेशन I/AI, इसका मतलब क्या, I का मतलब हो गया इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 5, ओके, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो 2 प्रोडक्ट्स के एंथैल्पीज का सम, ओके। अब यहाँ पे AI क्या चीज है ये भी बता देता हूँ। AI का मतलब हो गया, अब हमारे पास 2 है ना टोटल, तो I1 हुआ तो A1 हो जाएगा, वो N2O के मोल्स 1, I बराबर 2 होगा तो A2 कहलाएगा, वो CO2 के मोल्स 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। और उन मोल्स की हम उनके इंथैल्पीज के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उनका सम कर देंगे, समेशन का मतलब सम। चलिए इसको और डीपली समझते हैं। यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो N2O और CO2 हैं। यहाँ डेल एच एफ प्रोडक्ट लिखा है, तो डेल एच एफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में N2O है, पहले लिख लेते हैं, तो डेल एच एफ N2O। AI कितना है उसका 1, उसके आगे मोल्स 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। अब समेशन का मतलब होता है प्लस कर दो, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सबके एंथैल्पीज के इस तरीके से लिख के हमें सम करना है। अब CO2 का, तो डेल एच एफ CO2 लिख दिया हमने, ये लिखा है ना प्रोडक्ट्स, तो दूसरा प्रोडक्ट कौन है CO2, उसकी एंथैल्पीज फॉर्मेशन इनटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो मतलब कि जिसकी भी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन लिखी उसी के साथ उसके मोल्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज का टोटल सम ले लिया, माइनस अब N2O4 के कितने मोल्स हैं, आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 इंटू डेल एच एफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस 3 लिखा है यहाँ पे इंटू डेल एच एफ फॉर्मेशन ऑफ CO लिख दिया हमने, ठीक। अब इनकी वैल्यू रख दें यहाँ पर, जो जो वैल्यू दे रखी है। N2O की एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन हमको दे रखा है 81, तो 81 रख दिया, 1 इंटू 81 हो गया। ऐसी एंथैल्पीज फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है, CO2 का -393 दे रखा है, तो 3 इंटू -393, ओके। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे N2O4 का रख दिया, और उसको जो भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेगा जो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, तो हमारे पास आंसर आया -778 किलोजूल पर मोल, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है N2 + 3H2 = 2NH3 गैस, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज डेल H डिग्री बराबर -92.4 किलोजूल पर मोल। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन दे रखी है, अमोनिया के 2 मोल्स बन रहे हैं इसमें। अब पूछा गया है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो हम जानते हैं किसी के भी अगर हम फॉर्म करेंगे तो कितना मोल करेंगे, 1 मोल, स्टैंडर्ड है वो कि 1 मोल बनाएंगे। अगर किसी का कंबसन करेंगे तो 1 मोल, अगर एंथैल्पी ऑफ कंबसन बतानी है तो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है तो 1 मोल बनाएंगे। इस रिएक्शन में 2 मोल बन रहे हैं, तो इसके 2 मोल बनने में जितनी एनर्जी का चेंज हुआ वो हमारा ये है -92.4 किलोजूल पर मोल। तो किसी रिएक्शन में जितनी एनर्जी चेंज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब चूंकि यहाँ 2 मोल बने इसलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रखी है, और हमें निकालना है क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हम जानते हैं कि फॉर्मेशन के लिए हमें कितने मोल बनाने होते हैं, एक, हमारे पास कितने मोल बने हैं 2 मोल, क्या करेंगे तो बस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन की एनर्जी आ जाएगी। तो दिस इज द डेल एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ओके। तो इसे हम लिखेंगे डेल एच डिग्री फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। तो मिथेनॉल की हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। दिया क्या क्या है, गिवन है CH3OH + 3/2O2 = CO2 + 2H2O। एक इक्वेशन ये दी है जिसमें मिथेनॉल का कंबसन दिया गया है, और ग्रेफाइट या कार्बन का कभी कंबसन दिया है, CO2 बना है, उसकी एनर्जी दे रखी है। हाइड्रोजन का कंबसन दे रखा है, या ये भी कह सकते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन भी दे रखा है H2O का, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दी है, एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ CO2 कार्बन दिया है, कार्बन बोलेंगे हाँ। अच्छा
या ये कह सकते हैं कि यही चीज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CO2 है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल निकालना है। तो मिथेनॉल है CH3OH। अब इसे फॉर्म करना है, तो जब हम फॉर्म करते हैं तो कोई चीज प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा, तो प्रोडक्ट में लिखा जाएगा CH3OH। अब जो जिसे भी हमें बनाना होता है वो अपने एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो हम उसके एलिमेंट को लिखते हैं। तो CH3OH में एक तो हो गया कार्बन, ये हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा है CH3OH में हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन जनरल किस फॉर्म में संसार में रहता है, H2। और एक और है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन संसार में O2 की फॉर्म में रखता है। हमने सिंपल इसके एलिमेंटल फॉर्म रख दिए। अब क्योंकि इसके फॉर्मेशन निकालनी है CH3OH की, तो इसके मोल्स में कोई चेंज नहीं करना, मोल्स 1 ही रहने चाहिए, क्योंकि 1 मोल के ही हम जो फॉर्मेशन की इंथैल्पी निकालते हैं। ठीक है, 1 मोल फॉर्म करने की 1 मोल फॉर्म करने की ही इंथैल्पी निकालते हैं, उसे ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। इसलिए इसके आगे 1 ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब इसके अनुसार सबको बैलेंस करेंगे, एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 3 and 1 4 हाइड्रोजन, therefore we multiply here by 2, okay, 2H2। यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ 1/2 O2 कर दूंगा फॉर 1 ऑक्सीजन, ओके। तो ये 1 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन, बैलेंस, क्लियर। तो ये हमारी होगी फॉर्मेशन ऑफ CH3OH की इक्वेशन। लेकिन हमें एनर्जी निकालनी है, तो कॉमा लगा के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये तो निकालना है। तो पहले ये इक्वेशन बनाते हैं। अब हमें जो 3 इक्वेशन दी गई हैं, उन तीनों को मिलाते इस तरीके से है कि ये इक्वेशन बन जाए, ओके। तो नाउ हम देखेंगे, यहाँ कार्बन लेफ्ट साइड में है इस इक्वेशन में, तो यहाँ भी लेफ्ट साइड में है, इट मीन सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ लेफ्ट साइड में है, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, तो इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान रखें, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो अब आप क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2H2 हो जाएगा, और ये O2 हो जाएगा, ये 2H2 हो जाएगा। इट्स क्लियर। तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि ये 2H2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 करोगे तो O2 हो जाएगा, ये 2H2 हो जाएगा। अब आप इसी के साथ एनर्जी में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो बिल्कुल सेम बन जाएंगे 2H2 2H2। तो अब आप क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। नाउ ये तो मिल गए, O2 तो मिल ही जाएगा इनके ऐड करने से। बचा कौन, CH3OH। इनके ऐड करने से CH3OH नहीं आ रहा, यहाँ CO2 है, यहाँ H2 है। तो अब CH3OH कैसे आएगा वो समझना है। तो हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन और है, जो सबसे पहली इक्वेशन जिसे हम कहेंगे, उसमें CH3OH लेफ्ट साइड में और हमें चाहिए राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को तो ऐड कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए लिखा है इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इसमें 3 में हमें चाहिए 2H2 अकॉर्डिंग टू दिस, माइनस इक्वेशन फर्स्ट को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखेंगे C प्लस 2H2, ये O2 और ये भी O2 हो जाएगा, माइनस CH3OH माइनस 3/2 O2, ओके। और इधर CO2 और 2H2O ऐड कर दिया, माइनस CO2 एंड 2H2O। इट्स क्लियर। अब साथ में एनर्जी में भी यही खेल खेलना है, इन दो एनर्जियों को ऐड करना है। माइनस 393 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, पता है आपको, 286 इंटू 2, और सब्ट्रैक्ट करना है वाली एनर्जी, तो माइनस के 726 किलो जूल पर मोल लिख दिया हमने यहाँ पर। बस अब इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका आएगा माइनस 239 किलो जूल पर मोल। तो इट मीन्स जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी वो यही होगी। कैसे, अभी इक्वेशन बनी नहीं है, देख बना के बताते हैं आपको। CO2 से CO2 कट गया, 2H2 से 2H2 कट गया, इधर तो कुछ नहीं बचा। अब इस CH3OH को उधर रख देंगे हम, ठीक हो गया। तो ये CH3OH आ जाएगा, चलिए इसके सामने कर देते हैं CH3OH, इसको इधर ले गए। अब यहाँ C प्लस 2H2 प्लस, अब ये 2O2 हो गया और माइनस 3/2 O2, तो 2 माइनस 3/2 और O2 को कॉमन ले लेंगे आप, तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 का कितना आ जाएगा, 1/2। तो अब आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/2 O2, ओके। तो C प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू CH3OH, बिल्कुल वही इक्वेशन बन गई ना, कॉमा लगा के। ये जो आप इस एनर्जी के सम लेके आए थे, इस तरीके से इसको लिख देंगे, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी आ गई, मिथेनॉल की आ गई। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस
CCl4 गैस इक्वल्स टू C गैस प्लस 4Cl गैस। इस रिएक्शन के लिए हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है, ध्यान रखना है आपने। CCl4 गैस, C गैस प्लस 4Cl गैस एंड कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4। ओके, तो चलिए दिया क्या गया पहले देख लेते हैं। ये कहता है डेल एच डिग्री वेपोराइजेशन ऑफ CCl इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब CCl4 लिक्विड फॉर्म में था, तभी उसको गैसियस फॉर्म में हमने क्या किया है, वेपोराइज किया है, तो हमने उसकी इक्वेशन ये लिख दी। CCl4 लिक्विड था, CCl4 गैस में उसको वेपोराइज किया, तो इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ी होगी, तो डेल एच इक्वल्स टू 30.5 किलो जूल पर मोल। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा पॉइंट, डेल एच डिग्री एटमाइजेशन ऑफ कार्बन इज 715 किलो जूल पर मोल। अब कार्बन एटमाइजेशन का मतलब हुआ कि कार्बन सब सॉलिड फॉर्म में होगा, तभी उसको कार्बन को हमने गैसेस फॉर्म में लाके अलग अलग सेपरेट कर दिया होगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, कई सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे आपने ग्रेफाइट और डायमंड में पढ़ा होगा। तो हमें उसको एटमाइज करना है, इसका मतलब कि हमें कार्बन को डिस्क्रीट फॉर्म में अगर अकेला लाना है तो वो कहाँ प्राप्त होता है, हमें गैसेस फॉर्म में। ओके, इट मींस कार्बन सॉलिड को हमें कार्बन गैस में बदलना है, इसके लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई 715 किलो जूल पर मोल। ओके, तो हमने इसकी दूसरी इक्वेशन बना ली। तीसरा हमारे पास दे रखा है डेल एच डिग्री एटमाइजेशन ऑफ Cl2। इसका मतलब क्लोरीन तो वैसे भी जनरली गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन Cl2 के रूप में, जिसमें दो Cl आपस में जुड़े हुए हैं, तो एटमाइजेशन करना है, अलग अलग करना है, एटम सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे बॉन्ड को, तो Cl2 गैस को 2Cl गैसियस एटम में तोड़ दिया गया, इतनी एनर्जी की उसमें भी रिक्वायरमेंट हो 242 किलो जूल पर मोल। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ओके, अब चौथा पॉइंट था हमारे पास डेल एच डिग्री फॉर्मेशन ऑफ CCl4। तो आपको डेल एच डिग्री फॉर्मेशन ऑफ CCl4 दे रखा है, वो CCl4 जो लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। अब CCl4 मैंने कहा था ना फॉर्म करना है तो प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, तो CCl4 को हमने ये लिख लिया प्रोडक्ट फॉर्म में। अब किससे मिलकर बनेगा, अपने एलिमेंट से। कौन है उसके अंदर एलिमेंट, कार्बन और क्लोरीन। कार्बन किस फॉर्म में पाया था संसार में, सॉलिड फॉर्म में, तो C सॉलिड, और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में, तो Cl2 गैस इक्वल टू CCl4, ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा हमें। अब बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 4 Cl थे तो 2 Cl2 कर दिया, ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन जो फॉर्म करना है, जिसकी फॉर्मेशन दे रखी है, उसका वही मोल फॉर्म करेंगे आप। क्लियर, वहां बनी होना चाहिए, बाकी इसको देख के इधर सब बैलेंस किया जाएगा। साथ में उसकी एनर्जी लिख दी, कितनी एनर्जी लिखी, -135.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। इट्स क्लियर। अब हमें चारों इक्वेशन मैंने बना दी, दिए तो हमें एनर्जी थी, हमने उससे उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें प्राप्त क्या करना है, हमें ये CCl4 गैस इक्वल टू C गैस प्लस 4Cl गैस, ये इक्वेशन हमें बनानी है इन चारों से। क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ कार्बन गैसियस फॉर्म में राइट साइड में है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में राइट साइड में। तो आप देखेंगे कार्बन गैसियस फॉर्म में सेकंड इक्वेशन में है राइट साइड में, क्लोरीन भी राइट साइड में थर्ड इक्वेशन में। तो सेकंड और थर्ड को तो आप जोड़ देंगे, तभी आपके ये मिल जाएगा राइट साइड में। ओके, तो सेकंड और थर्ड को आपने जोड़ देना है इक्वेशन को। अब लेकिन हमें यहाँ पे 4 Cl चाहिए थे, यहाँ पे 2 Cl है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2Cl2 4Cl, और यहाँ एनर्जी में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट्स क्लियर। तो ये हमें आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये दो तो हमें मिल गए, अब बचा CCl4 गैस। तो CCl4 गैस के लिए ये इक्वेशन में दे रखी है हमें, जो राइट साइड में, लेकिन हमें चाहिए कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब ये होगा इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमने क्या करा, -1 फर्स्ट इक्वेशन कर दी, मतलब इन दो को जोड़ा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इट्स क्लियर। अब आप जब हम इनको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये कार्बन सॉलिड क्लोरीन गैस, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। जो यहाँ पे ये टर्म नहीं है क्या, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नहीं है ना, तो इसका मतलब इनको हटाना पड़ेगा। ये हटाने के लिए हमारे पास एक चौथी इक्वेशन दे रखी है, इसका भी तो कोई रोल होगा ना। तो इसका मतलब ये सॉलिड और ये गैस Cl2 गैस, ये हमें लेफ्ट साइड में दे रखा है, और ये भी लेफ्ट साइड में, इन्हें हटाना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो देयरफॉर -4th इक्वेशन कर दिया। इट्स क्लियर। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसी इक्वेशन पाएंगे। ठीक, तो उसके बाद आप देखेंगे कार्बन सॉलिड से कार्बन सॉलिड कट गया, 2Cl2 गैस से 2Cl2 गैस कट गया, CCl4 इधर माइनस में और प्रोडक्ट साइड में भी माइनस में, तो ये भी कट गया। गैस सॉरी लिक्विड वाला मैंने गैसेस काट दिया गलती से, तो ये लिक्विड वाला CCl4 कट गया। अब इधर तो कुछ नहीं बचा आपका लेफ्ट साइड में, लेकिन यहाँ राइट साइड में एक माइनस वाला CCl4 गैस वाला बचा हुआ है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो CCl4 गैस, और बाकी C गैस 4Cl गैस। ओके, बिल्कुल सिमिलर मैनर में हम एनर्जी भी करेंगे, ये इसकी एनर्जी जोड़ेंगे, बट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा था पूरी थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, ये लिखा हुआ है। तो 715 242 × 2, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो
35 30.5 ये लिख दिया और माइनस सब्ट्रैक्ट करना इस एनर्जी को। इट्स क्लियर। तो टोटल हमारे पास सम आ गया 1304। ओके, तो दिस इज द एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन 1304। ये एक आंसर हो गया। अब कहता है कैलकुलेट बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4। देखिए बॉन्ड इंथैल्पी आप तभी निकाल पाएंगे जब वो गैसेस फॉर्म में होगा। तो देखिए यहाँ CCl4 गैसेस फॉर्म में था, इसकी एनर्जी हमने निकाली थी 1304 बॉन्ड डिसोसिएशन की। ये जब C गैस में और 4Cl गैस में टूटा। अब एक CCl बॉन्ड की, ये तो 1 मोल CCl4 के टूटने की एनर्जी थी, अब हमें 1 मोल CCl बॉन्ड की चाहिए। तो ये CCl4 की थी, 1 मोल CCl की चाहिए। अब CCl4 में हमारे पास कितने बॉन्ड थे? 4 थे ना। तो ये 4 CCl बॉन्ड के टूटने की एनर्जी है 1304। हमें चाहिए एक CCl बॉन्ड की, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 4 कर देंगे। इट्स क्लियर। तो जब इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो आपकी वो बॉन्ड इंथैल्पी आ जाएगी, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड। ओके, तो CCl बॉन्ड की वो बॉन्ड इंथैल्पी आ गई जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे। इन अ प्रोसेस 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy for the process? तो चलिए समझते हैं। वो कहता है कोई सिस्टम में 701 जूल हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बॉडी के अंदर गई। अब उस एनर्जी से जब बॉडी के अंदर वो एनर्जी आएगी, फिर बॉडी क्या काम करेगी? भाई एनर्जी मिलेगी तो उसके बाद आप क्या काम करेंगे? वर्क करेंगे। भाई आपके अंदर ताकत आएगी तभी तो आप वर्क करेंगे। तो आप क्या करेंगे? फिर वो क्या कहेगा? सिस्टम 394 जूल ऑफ वर्क इज डन। अब वो सिस्टम फिर 394 जूल का वर्क करता है। तो वर्क करेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, तो माइनस 394 जूल हो गया, मतलब बाहर चलेगी। तो 701 अंदर गई, उसमें से 394 जूल बाहर चली गई, तो बची कितनी? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो जो है वो हमारे अभी बॉडी के अंदर रहेगी। इट मींस वो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। इट्स क्लियर। तो जनरल हम थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग del U इक्वल्स टू Q प्लस W लिखते हैं, जहां Q हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, W वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। जब ऑन द सिस्टम होता है तो प्लस साइन होता है, जब बाय द सिस्टम होता है तो साइन माइनस होता है। तो इसलिए क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस का 394 कर दिया, आंसर ये है। इट्स क्लियर। तो ये एनर्जी रखा माइनस 394 एंड आंसर इज 307 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज। चलिए नेक्स्ट है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। आपने पढ़ा भी होगा एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इंटरनल चेंज 0 होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम ना तो हीट गेन करता है ना हीट रिलीज करता है। ओके, तो हीट चेंज इन द सिस्टम इज 0, देयरफॉर Q इक्वल्स टू 0 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, मतलब ये Q जो होता है ये हीट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ना हीट एब्जॉर्ब कर रही बॉडी ना हीट रिलीज करती है, तो ऐसी प्रोसेस होती है एडियाबेटिक। नेक्स्ट है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। जब भी स्टैंडर्ड स्टेट की बात होती है उस कंडीशन में जो एंथैल्पी होती है जो बॉडी की वो 0 होती है, ये ध्यान रखना है आपने। तो द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर 0। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम del U बराबर 0 व्हाट विल बी del S। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि ना तो वो एनर्जी ले सकता है ना एनर्जी गेन कर सकता है, और उसकी जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो 0 है, और इंट्रोपी चेंज पता करनी है क्या होगी, तो del S पता करना है। तो जनरली ऐसे केस में del S पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0। अब कैसे उसको मैं समझाता हूँ। लेट हमने एक आइसोलेटेड बल्ब ले लिया है जो यूनिवर्स से या जो सराउंडिंग से अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, ना तो एनर्जी दे सकता है सराउंडिंग को ना ही सराउंडिंग से एनर्जी ले सकता है। अब उस बल्ब में एक गैस ए भरी है, दूसरे बल्ब में बी गैस भरी हुई है, और दोनों को हमने एक सेपरेटिंग वॉल से सेपरेट किया हुआ है। अभी ए पार्ट में ए गैस भरी हुई है, दूसरे पार्ट में बी गैस भरी हुई है। अब इसमें सारे के सारे ए के पार्टिकल्स हैं, तो ऑर्डरनेस है, पूरा ए ही ए है, ए। इधर बी है तो बी पार्टिकल्स होंगे। जैसे हमने इस सराउंड जो सेपरेटिंग वॉल है इसको हटाया, तो गैस ए बी में और गैस बी ए में मिक्स करेगी, बिल्कुल। और जब मिक्स करेगी तो क्या होगा, इसमें ए के पार्टिकल के साथ बी के पार्टिकल भी आएंगे, यहाँ बी के पार्टिकल के साथ ए के पार्टिकल भी हो जाएंगे। दैट इज यहाँ डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी। ओके, तो जब जहां डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है तो वहां इंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। ओके, तो देयरफॉर इंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 होगा,
और दैट इज पॉजिटिव होगा। इट्स क्लियर। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल एच फ्यूजन दे रखा है, Cp जब लिक्विड स्टेट में वाटर तब दे रखा है, Cp जब सॉलिड स्टेट में वाटर तब दे रखा है। ओके, तो ये चीजें हमें दी हुई है, तो पहले समझना है क्या प्रोसेस हो रही है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारे पास लिक्विड वाटर था, उसको -10 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में बदलना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को कम करेंगे, क्योंकि आइस फॉर्म में लाना है ना। तो जब एनर्जी कम करेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से पहले वो बदलेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर। ये पहला स्टेप है। दूसरा क्या होगा, जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलेगा, क्या उसी समय वो आइस में बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि बोथ स्टेट आर कोएग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट पर वो दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है। वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर के लिए, लिक्विड के लिए, और वही मेल्टिंग पॉइंट भी कहलाता है किसके लिए? आइस के लिए। इट मींस आइस भी उस स्टेट में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और वाटर लिक्विड फॉर्म में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलेगा। देयरफॉर जब हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर लिक्विड को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर लिक्विड में बदला, उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में बदलेंगे। इट्स क्लियर। तो ये है दूसरा प्रोसेस। फिर जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में बदल जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस से -10 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में बदलेंगे। ये है तीसरा प्रोसेस। तो हमें यहाँ 3 स्टेप रखने पड़ेंगे। इट्स क्लियर। चलिए पहला समझते हैं। तो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग 1 मोल वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी लिक्विड से लिक्विड फॉर्म में ही रखा है, अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उस केस में हम जो ये एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ले रहे हैं ना, तो कितनी एनर्जी ने पर केल्विन रिड्यूस करने के लिए टेम्परेचर हमें 75.3 जूल पर मोल देनी पड़ेगी। ओके, तो अब चूंकि हमको ये याद रखना है कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितना चेंज आया, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल से इनिशियल को, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अब ये चेंज था -10 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो चेंज होता है वो बोथ स्केल में से होता है, केल्विन में भी और डिग्री सेंटीग्रेड में। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड को ही हम -10 केल्विन भी कहते हैं। ध्यान रखना, चेंज इन बोथ स्केल सेम। ओके, तो हमने यहां क्या कर दिया, इसके साथ -10 की मल्टीप्लाई कर दी। ये है फॉर्मूला Cp इंटू डेल टी। अब ये लिक्विड फॉर्म में वाटर का हमने Cp ले लिया 75.3 और डेल टी हो गया -10। ये देखिए मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आया -753 जूल पर मोल। इट्स क्लियर। तो ये हो गया हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड में चेंज होते समय जो एनर्जी रिलीज हुई। देन एनर्जी चेंज ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें यहाँ एक चीज दे रखी है, डेल एच फ्यूजन। मतलब फ्यूजन का मतलब होता है पिघलाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, कितनी देनी पड़ी, 6.03 किलो जूल पर मोल। अब हमें पिघलाना थोड़ी है, हमें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में बदलना है, तो हमें तो जमाना है, उसको फ्रीज करना है। देयरफॉर उल्टा हो जाएगा। तो डेल H2 इक्वल्स टू डेल एच फ्रीजिंग, इसको हम डेल H2 नाम दे दिया। तो डेल एच फ्रीजिंग हमें कितनी एनर्जी रिलीज करानी है, इक्वल्स टू हो जाएगी उसका उल्टा, जितनी हमें फ्यूजन के लिए चाहिए, हमें पिघलाने के लिए चाहिए, तो माइनस का डेल एच फ्यूजन। ध्यान रखना है। तो फ्रीजिंग में जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी, फ्यूजन की एनर्जी के माइनस के बराबर। क्यों, उल्टी प्रोसेस। बस अब ये वैल्यू रख दिया आपने 6.03 किलो जूल पर मोल। अब चूंकि ये किलो जूल में, बाकी सब जूल में थी, तो इसको हमने जूल में चेंज कर दिया। तो माइनस का 6030 जूल पर मोल, माइनस का 6030 जूल पर मोल, ये आ गया हमारा एनर्जी चेंज। तीसरा स्टेप हमारा क्या था, मैंने अभी बताया था कि 1 मोल आइस, 1 मोल ऑफ आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 मोल ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो उसके लिए हमें ये Cp दे रखा है, Cp इंटू डेल टी फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। Cp H2O जब सॉलिड फॉर्म में था इंटू डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। अब कितना टेम्परेचर चेंज करना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है। तो फाइनल ये है -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -10 -0 ये हमारा हो जाएगा -10, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो -368 जूल पर मोल। इट्स क्लियर। तो ये तीनों हमारी एनर्जी आ गई। अब क्या करना है, अब इन तीनों एनर्जी को जोड़ देना है और टोटल हमारी इतनी एनर्जी रिलीज हुई मानी जाएगी। इट्स क्लियर। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल एच इक्वल्स टू डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3, और ये फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया था।
अब जब इन सबका सम करेंगे हम, तो चूंकि ये सब माइनस में तो ऐड हो जाएंगे, तो -7151 जूल पर मोल, दैट इज -7.151 जूल किलो जूल पर मोल हो जाएगा। इट्स क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2a प्लस बी इक्वल टू सी, डेल एच दे रखा है 400 किलो जूल पर मोल, 400 किलो जूल पर मोल, एंड डेल एस इक्वल टू 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। तो जब हमें स्पॉन्टेनिटी पता करनी होती है तो हमें डेल जी निकालना होता है, और डेल जी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। अब क्योंकि हमें व्हाट टेम्परेचर पूछा गया तो इसको टेम्परेचर की फॉर्म में चेंज करना, टी इक्वल टू डेल एच माइनस डेल जी अपॉन डेल एस। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है, डेल एच दे रखा है आपको, डेल एस आल्सो गिवन बट डेल जी नॉट गिवन, तो टी कैसे निकले, क्लियर, क्योंकि दो अननोन हो गए, इक्वेशन एक ही बन रही है। अब आपने करना क्या होता है कि जब डेल जी की बात हमें पता करनी कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल जी स्मॉलर देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल जी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो दैट इज जब डेल जी की वैल्यू जीरो होगी तब क्या होगा, तो आप जानते हैं उस समय इक्विलिब्रियम होगा। तो हमें क्या करना है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है, बस वो निकलते ही हमें पता लग जाएगा कि कब डेल जी स्पॉन्टेनियस है कब नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो चलिए, एट इक्विलिब्रियम डेल जी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। मैंने अभी बताया था एट इक्विलिब्रियम डेल जी जीरो, तो डेल जी की वैल्यू हमने जीरो कर दी, एट इक्विलिब्रियम मान लिया, तो उस समय टेम्परेचर हमारा निकल के आ गया 2000 के। तो इक्विलिब्रियम कब प्राप्त हुआ हमें, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द टेम्परेचर इज 2000 केल्विन, तो उस समय डेल जी जीरो था। अब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव कब होगा, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर की वैल्यू और बढ़ेगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी उतना माइनस होगा ये वाला पार्ट, और उतना सब्ट्रैक्ट करेगा इसमें से, तो डेल जी नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए तो 2000 के था, मतलब टी का वैल्यू 2000 के रखेंगे यहाँ पे, तो डेल जी जीरो हो जाएगा, मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा। और जैसे 2000 के से बढ़ जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर, तो ये वैल्यू इसकी वैल्यू से बढ़ जाएगी और सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस में आएगा। Therefore we can say for the reaction to be spontaneous, del G is smaller than 0, therefore T should be greater than 2000 K।